वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ प्रियंका मैम है जो कि 2 बार यूपीएससी मेंस लिखी है, बीपीएससी का भी मेंस लिखी हुई है। आज मैम से जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में नए लोग कैसे तैयारी की शुरुआत करें, कौन सा बुक पढ़े, क्या मतलब एनसीईआरटी ज़रूरी है, प्रीलिम्स मेंस ऐसे सब कुछ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और साथ में आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है। मैं बिहार मोतिहारी की रहने वाली हूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। मैंने बीटेक किया, फिर एज अ लेक्चरर 2 ढाई साल काम भी किया था मैंने। फिर मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी में लगी और ये मेरा सेकेंड मेंस था। 2019 में मैंने पहला मेंस दिया था। 64th बीपीएससी का मेंस और 66th बीपीएससी का मेंस दिया हुआ है मैंने। 65th में मैं अपीयर नहीं हुई थी। तो मैम कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नए लोग जो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं वो लोग तैयारी की शुरुआत कैसे करें शुरू में। बिगिनिंग में आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका बाइबल है और सिलेबस को थोरली समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का डिमांड क्या है आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग 2-3 अटैम्प्ट्स निकल जाते हैं और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सिलेबस समझिए। एक यूपीएससी का यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, प्रिंट आउट लीजिए उसको थोरली। आपका टास्क होना चाहिए कि दिन का शुरुआत जो हमारा 4 पेज का जीएस का सिलेबस होता है 1 2 3 4 वो एक बार पढ़ के ही करूँगा। फर्स्ट थिंग टू गो शुड बी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा करने से 15-20 डेज़ के बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं नेक्स्ट 5 डेज़ तक बैठ के आप सिलेबस रटिए, ये भी सही अप्रोच नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, राइट। आपके दिन की शुरुआत आपके सिलेबस से होनी चाहिए। जस्ट एक बार रीडिंग विद द टाइम आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं सिलेबस में। फिर आप कहीं वो चीज़ पढ़ेंगे, वो कीवर्ड पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। जी मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ के साथ साथ मतलब तैयारी की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद शुरुआत करते हैं, तो क्या सही रहता है ट्वेल्थ के साथ साथ या फिर क्या किया जाए। जो ट्वेल्थ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो उनका अप्रोच है और जो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं वो भी अपने जगह पे सही हैं इन द गिवन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। बट मैं ये कहूँगी कि जो ट्वेल्थ के साथ बहुत अर्ली हो जाता है और हमारा एक जो ट्वेल्थ इज़ नॉट समथिंग कि हम ऑलरेडी एक प्रेशर में होते हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन का हम एक्स्ट्रा बर्डन लें। तो मुझे लगता है कि ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक तो जो आपका एकेडमिक है वहीं थोड़ली करें और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान दें और थर्ड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल मेरे हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंट होता है और सही भी होता है मुझे लगता है। शुरुआत में एनसीईआरटी पे मतलब मैं बात करने वाला हूँ कि शुरुआत में एनसीईआरटी मतलब पढ़ना चाहते हैं तो क्या ये सही रहता है। बिल्कुल एनसीईआरटीज़ जो है आपका फाउंडेशन बनाती हैं और हर किसी को एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है और या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी। अब सपोज़ मैंने अच्छे ग्रेजुएशन किया, मैंने कहीं वर्क किया हुआ है एंड उसके बाद मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, हो सकता है मेरा अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा ब्रोडेंड हो, मैं चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर सकती हूँ, तो मैं शायद ये कह सकूँ कि नहीं एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, राइट। बट नो, एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिगनिंग वहीं से होनी चाहिए। एंड 6 to 12 पढ़ना है और या फिर 11-12 पढ़ना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। बट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। ओके मैम, तो कुछ लोग सीसैट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सीसैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सीसेट को काफ़ी लाइटली लेते हैं लोग और ऐसा नहीं होना चाहिए। I too took this paper lightly in 2020 and I could not clear the prelims that year. So इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दो इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इट रिक्वायर्स सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट। अच्छे अच्छे लोग जिनका
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और वो भी इस पेपर में दे टेंड टू फेल। तो बस कुछ करना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। 2011 में सी सेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर इन 2022। 11 साल होते हैं ऑलमोस्ट। 11 साल में काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं यूपीएससी की तरफ से जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अराउंड 30 आप एक इसका भी सी सेट का भी अपना एक पैटर्न अगर आप देखेंगे, आफ्टर जब इसको पहले तो ये कंपलसरी था, अब हो गया कि मीन्स कंपलसरी मीन्स कि इस पे मेरिट बनती थी, अब भी ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो इफ़ 2015 आफ्टरवर्ड्स भी आप देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं और उनको प्रैक्टिस कीजिए। और यू जस्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड बिहाइंड द सी सेट की। ट्रेंड मीन्स कि क्या पूछ रहे हैं, कैसा पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, है ना। लाइक ओके 25 26 to 30 क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन से पूछ रहे हैं, उसमें भी कुछ इजी होता है, कुछ डिफ़िकल्ट होता है, तो वहाँ से देखना है। और एक बात कि जो भी टेस्ट सीरीज होती है या फिर कोई इंस्टीट्यूट भी यूपीएससी के लेवल का कंप्रीहेंशन दे कांट प्रिपेयर, तो बेटर है कि हम अगेन गोइंग बैक टू द प्रोसेस, उनके ही यूपीएससी के ही क्वेश्चन को लें और प्रैक्टिस करें और देखें उनके थॉट प्रोसेस से हम अपने थॉट प्रोसेस को मैच कराएंगे तो शायद कंप्रीहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ जाए। और बाकी जो एप्टीट्यूड है उसमें कुछ बेसिक सवाल भी आते हैं, लाइक वो डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, है ना। इस तरह के इस बार 2-3 सवाल थे। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल हैं जो इजी है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको श्योर शॉर्ट कर लीजिए, राइट। कुछ बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बट हमें इसमें मेरिट तो बनानी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो मैम यूपीएससी की तैयारी के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है, यदि है भी तो नोट्स कैसे बनाए स्टूडेंट? मुझे इन माई पर्सनल ओपिनियन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और नोट्स आपके कन्वीनियंट के हिसाब से होनी चाहिए, आपको पढ़ना है उनको, उनको किसी और को शो नहीं करना है। और कोई भी ये सोच के नोट्स बनाता नहीं है कि कल मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं इसको ग्लैमराइज करूँगा। तो नोट्स शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और एक और चीज़ है, बिगनिंग में मैं भी आई थी तो मैं भी टॉपर्स को सुनती थी या फिर लोगों से इंटरेक्ट करती थी, तो दे वुड से कि क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। बट इन वर्ड्स का मीनिंग समझने में और यहाँ तक आने में काफ़ी समय लग जाता है। जब आप एक बुक की नोट्स बनाते हो, उसको आप 3 4 5 बार जब रिवाइज करोगे और आपका जब रिवीजन मल्टीपल रिवीजन होता जाएगा, वो अपने आप चीज़ें कंप्रेस होती जाएंगी, आपका नोट्स शॉर्टेन होता जाएगा और क्रिस्प होता जाएगा। तो बिगनिंग में नोट्स आपके आपके कन्वीनियंट के हिसाब से होने चाहिए, ना कि कोई कह दे कि नहीं स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर एक पेज के अंदर कंप्रेस करना है तो आप अब परेशान हो जाओ। आप अपने हिसाब से बनाओ और उसके मल्टीपल रिविजन्स के बाद यू विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आपका ऑफ कोर्स सारा एक चैप्टर एक पेज में कंप्रेस हो जाता है। बट बिगिनिंग आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करो, बट नोट्स शुड बी मेड। अच्छा मैम, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ कुछ लोग कहते हैं मैंने प्री की तैयारी पहले किया, उसके बाद रिजल्ट आया फिर मेंस का तैयारी किया, तो उसमें क्या कहना है? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होलिस्टिक ही होती है और साथ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी में अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, सपोज पॉलिटी का एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, अमेंडमेंट 10th और 11th चैप्टर है, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट अगर आप समझ रहे हो या फिर मेमोराइज कर रहे हो तो प्री में उस पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, राइट। बट यही सवाल आपके मेंस में डायरेक्ट आ सकता है जीएस पेपर 2 में, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिसेंट एक करंट इवेंट से उसको लिंक करके पूछा जा सकता है। तो आपने क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, वो प्री में भी काम आया, वो मेंस में भी पूछा जाएगा, राइट। बट अप्रोच डिफरेंट होता है दोनों का। प्री में हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं 2 और 3 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, राइट। हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना और फैक्ट्स को मेमोराइज करना और उनको ब्रशअप करना, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। मेंस में बस इतना डिफरेंट हो जाता है कि अब तक जो हमने याद किया है, जो पढ़ा है, वी ट्राई टू एक्सप्रेस दैट थिंग ऑन द पेपर
बाय राइटिंग। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। थोड़ा सा और सिलेबस कवर करना हो जाता है, जैसे एसे हमें अलग से तैयार करना पड़ता है, एथिक्स जो है वो पूछा नहीं जाता है प्री में, तो वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे प्री के सिलेबस में नहीं होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रेस्ट जो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव। वो आपके प्री में भी काम आता है और आपके मेंस में भी काम आता है। अब प्री के लिए जो फैक्ट पढ़ते हैं कि ओके आईपीसीसी के 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज का ये सिनारियो है, तो ये फैक्ट आपने प्री के लिए पढ़ा। अगर वही फैक्ट अब आप मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज का कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, तो आप उसी फैक्ट का यूज़ करके इंट्रो कर सकते हो। तो काफ़ी होलिस्टिक होता है और कम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा अप्रोच में बस डिफरेंस है। ओके मैम, यूपीएससी की तैयारी के लिए है कि करंट अफेयर का अहम योगदान माना जाता है, तो करंट अफेयर में कुछ लोग न्यूज़पेपर बताते हैं, कुछ लोग मैगजीन बताते थे, क्या करें उसमें? करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये काइंड ऑफ स्टैटिक जो है वो हमारा बेस बनाता है, नींव है, जो घर का नींव होता है ना, बेस वो है। बाकी करंट अफेयर्स हमारा बिल्डअप करता है। तो फर्स्टली आपको यू शुड नो द स्टैटिक वेरी थोरोली, तभी आप समझ पाएंगे कि करंट में जो चल रहा है वो उसमें से क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता हो कि ओके सिलेबस जीएस पेपर 2 में रोल ऑफ एनजीओज है, तो वर्टी एंड हंगर के बारे में पढ़ना है। जीएस पेपर 1 एंड पेपर 3 में जियोग्राफी में आप डिजास्टर्स की बात करते हैं, राइट, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सोसाइटी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटी के बहुत सारे जीएस पेपर 2 में थीम्स। अगर पार्लियामेंट, सपोज आज पार्लियामेंट का सभी सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, राइट, तो पार्लियामेंट है हमारा सिलेबस में, इसके फंक्शनिंग से इस बार सवाल भी, क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी मेंस में। तो अगर आप थॉरो हैं सिलेबस से और कीवर्ड्स आपको पता है सिलेबस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जानेंगे कि वो कीवर्ड के कितने डायमेंशन एक्सपैंड हो सकते हैं, कितने डायमेंशन में पूछा जा सकता है, और सिलेबस और आपका बेसिक यानी स्टैटिक क्लियर है, देन आप करंट अफेयर्स को फिल्टर कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गया। नाउ यू कम टू कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोट्स क्या करना चाहिए। मुझे लगता है एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उससे आपको पता होता है फॉर द 30 डेज यू नो कि अच्छा आज ये हुआ है, कल ये हो रहा है, परसों ये हो रहा है। तो आपको एक कोई भी इशू का डेवलपमेंट पता होता है कि ऐसे ऐसे इशू डेवलप हुआ है। एंड 30 डेज बाद जब कोई भी एक इंस्टीट्यूट आपका जो कंपाइल करके दे देता है, तो आप उसको क्या करिए, मेमोराइज या फिर उसको पढ़िए। और रही बात कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव टास्क होता है, काफ़ी टाइम भी लगता है और बिगिनिंग में समझ भी नहीं आता कि क्या छोड़े और क्या बनाए। एज जब आपको आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनमें हमें परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल टाइम कंस्ट्रेंट, वर्ड लिमिट कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट। 10 मार्कर 150 वर्ड्स में लिखे होते हैं, उसमें भी लिमिटेड वर्ड देती है यूपीएससी। हर क्वेश्चन में ये 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आपको अपना जो इशू है या फिर जो थीम कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसी हिसाब से तैयार करना है कि मैं 150 वर्ड्स ही मुझे आने चाहिए। इफ़ यू नो मोर देन दैट, देन आप वहाँ पे यू विल फील दिस डिफ़िकल्टी कि क्या लिखूँ, क्या छोड़ूँ। तो किसी भी इशू पे, किसी भी थीम पे आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो मेरे हिसाब से एक न्यूज़पेपर फॉलो करें आप, कोई भी, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। और उसके बाद आप एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करिए। विजन का मैं फॉलो करती हूँ और विजन का बहुत अच्छा होता है। उन्होंने मुझे कोई ऐसा कुछ प्रमोट करने को नहीं कहा, बट मुझे लगता है, आई ट्रूली बिलीव कि उनका काफ़ी कम्प्रीहेंसिव होता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत है न्यूज़पेपर। तो मैम, जैसा कि मेंस में इतने सारे पेपर होते हैं, तो इस पेपर को कैसे हैंडल करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? और सी मेंस अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ के स्पैन में होता है और हर तरह से वो
लाइक ब्रेक करने वाला प्रोसेस है, राइट? सो और प्री और मेंस के बीच में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, लाइक 3 months के स्पैन में वी हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल पेपर्स। सो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपको ये देखना है कि कौन से पेपर में मैं कितना इनपुट दूं और उसका आउटपुट कितना आ रहा है, राइट? तो इफ़ यू सी एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ऐसा इसको गेम चेंजर माना जाता है, बिकॉज एसे इज़ वन थिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा कम इनपुट देकर के विद लेस इनपुट आप बहुत अच्छा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, और वहाँ एक स्कोप होता है काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करने का। एक ही एसे कोई लिखता है उसको 96 मार्क्स मिलते हैं और दूसरे वाले को 156 मिलते हैं, तो सी द गैप, राइट? तो एसे एक एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक पेपर होना चाहिए जिसको आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज रखिए। सेकेंड गोज टू एथिक्स, राइट? सिलेबस काफ़ी छोटा है एथिक्स का, अगर आप देखें तो फर्स्ट इंस्टांस में आप जब तक सिलेबस इफ़ यू आर नॉट थोरो विद द प्रिपरेशन तो लगेगा कि नहीं डिफ़िकल्ट है, बड़ा है, बट इफ़ यू सी ना तो सिलेबस काफ़ी छोटा है बाकी 1 2 3 GS 1 2 3 के कंपेरिजन में। तो और इसमें अच्छे स्कोर्स भी आ रहे हैं लोगों के 126, विशाखा यादव मैम के 150s में मार्क्स थे, राइट? 126 लास्ट ईयर हाईएस्ट था। तो ये एक पेपर है जिसका भी इनपुट आउटपुट कॉस्ट रेशियो अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत करके यू कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस, एंड ऑप्शनल इज गेम चेंजर। तो ऑप्शनल तो करना ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल शुड बी मोर प्रिफर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 GS 1 2 3 को आप नेगलेक्ट कर दें, आप वहाँ भी वर्क करिए, बट यहाँ पे ऑप्शनल तो करना ही है। एसे एंड एथिक्स में इफ़ यू पुट लेस एफर्ट्स आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ये 2 पेपर्स लगते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा मैम, नए लोग ऑप्शनल का चयन कैसे करें? कुछ लोग आते हैं, तैयारी जीएस पेपर पढ़ रहे होते, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा पेपर ले। कई में सी ऑप्शनल पूरे प्रोसेस में देखें तो ऑप्शनल जो है वो 500 मार्क्स का होता है अपने आप में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका रोल इंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में। अगर आपने ऑप्शनल सही चूज़ किया एंड इफ़ यू फेयर्ड वेल इन द पेपर, आपका सिलेक्शन, इट कैन डिटरमाइन योर सिलेक्शन इन द प्रोसेस, एंड आपका रैंक एंड एवरीथिंग ये डिटरमाइन करता है। इतनी इसमें पोटेंशियल है। तो यस, बिगिनिंग में प्रॉब्लम होती है। आप अपने जीएस के प्रिपरेशन से स्टार्ट कीजिए एंड गिव इट टाइम, कुछ टाइम दीजिए। लाइक हमें पता ही नहीं होता कि कितने ऑप्शंस यूपीएससी ने दे रखी है टू चूज़ योर ऑप्शनल, राइट? तो यूपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे तो यूपीएससी हैज़ गिवन यू सर्टेन ऑप्शंस टू चूज़ योर ऑप्शनल फ्रॉम देम। आप पहले उन ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू होइए, और फिर उनमें से आप देखिए कि किन में आप कंफर्टेबल है। 3 4 ऐसे फील्ड सेलेक्ट कीजिए और उनके सिलेबस के थ्रू जाइए और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि आप कितना उसमें अच्छा कुछ समझ में आ रहा है क्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या। और भी ये मुझे लगता है कि ये आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल है, तो ऑलरेडी हम 30-40% वी नो, हम पढ़ के आए होते हैं, तो वो एक ऑप्शनल हो सकता है फॉर दोज हु आर ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो मैंने ये एक कंटेक्स्ट बनाने के लिए बताया है कि अगर आप सिलेबस देखते हैं एंड देन यू नो कि नहीं कुछ तो जानता हूँ मैं, और आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है, तो इस तरह के 3 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर आप उन पे टाइम दीजिए। फिर देखिए कि मार्क बाकी यार सेकेंडरी फैक्टर्स हो जाते हैं। योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। देयर वुड बी डेज जहाँ पे यू वॉन्ट बी फीलिंग लाइक मुझे पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ा जा रहा है, बट स्टिल यू हैव टू रीड, राइट? तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको उस पेपर में इंटरेस्ट होना चाहिए, वेदर इट बी अ हिंदी लिटरेचर
और कोई टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, सारे इक्वल हैं, इक्वल फुटेज पे हैं। और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, और आपको लगता है कि नहीं मैं इस पेपर में बेहतर कर सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, ना कि कोई बहुत अच्छा फलाने सब्जेक्ट से कर रहा है उसको लीजिए। नहीं, आप किस में अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो आप उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते, राइट। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कीजिए पेपर एंड यू विल डू बेस्ट इन दैट।